कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। क्योंकि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद परिस्थितियों और मनस्थितियों के बारे में चर्चा विगत 1-2 सप्ताह से चल रही है, अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। सभी को अभी तक ये ज्ञात है कि पहली बार तिरंगा लाल किले की प्राचीर से यदि फहराया गया तो वो 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। ये भी धारणा आपकी गलत है। पहली बार तिरंगा जब लाल किले के प्राचीर से फहराया गया था तो उस दिन 15 अगस्त नहीं 16 अगस्त था, क्योंकि 14 अगस्त की रात को, जिसको इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 12 बजे 15 अगस्त लग जाता है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। तो सुबह सुबह तो फिर लोग सो के उठे ही नहीं होंगे, क्योंकि रात को 12 बजे तक अथवा उसके बाद तक कार्यक्रम चलता रहा, तो सुबह तो झंडा फहराने की बात है ही नहीं। 16 अगस्त को पहली बार नेहरू जी ने लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण किया। पहला ही ध्वजारोहण 16 अगस्त को हुआ, तो फिर 15 अगस्त को हर वर्ष क्यों होने लगे? 15 अगस्त को इसलिए होने लग गए क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त को हुआ था। यूँ तो देखा जाए तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वो 14 अगस्त की रात्रि थी। और जिस ध्वजारोहण के समय आप राष्ट्र गान करते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर है। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक है, तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रूप में आप जानते हैं। जिस राष्ट्रगान को आप गाते हैं, आज़ादी के समय भारत के पास कोई राष्ट्रगान नहीं था। आज़ादी के 1 साल बाद तक नहीं था, 2 साल बाद तक भी नहीं था। सन 1950 में इसको राष्ट्रगान की मान्यता मिली, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस लिए लिखा था वो तो आप जानते हैं। उसके बारे में बहुत कुछ सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें देखने को सुनने को मिलेंगी। खैर वो विषय अभी हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन सन 1950 को भारत को पहला राष्ट्रगान प्राप्त हुआ। आप लोग पहले ही वर्ष ध्वजारोहण भी कर लेते हैं और राष्ट्रगान भी गा लेते हैं, क्योंकि आप आज़ाद भारत के बाशिंदे हैं। इतनी तो सुविधा मिलनी चाहिए आज़ादी के बाद कि सारी चीज़ें आपको तोहफे के रूप में, सुविधाओं के रूप में मिल जाएं। किन चीज़ों को लेकर के आज़ादी के पहले हर हल्के में तहल्के होते थे और किन कारणों से होते थे? एक चीज़ आपने सुनी होगी, दांडी यात्रा। सुनी है दांडी यात्रा? और दांडी यात्रा के बारे में लोग अच्छे से जानते हैं कि वो क्यों निकली थी। दांडी नमक के लिए जाना जाता है, उसके लिए वो यात्रा निकली थी। क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर भी कानून ला दिया। नमक हलाल होते तो शायद नहीं लाते, लेकिन दूसरा शब्द जो हम बोल नहीं सकते वो तो नमक पर कानून अवश्य लाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं? नमक हलाली करने वाले ऐसे कानून कहाँ लाएंगे जो भारत का नमक खा रहे हों और नमक पर ही कानून ला रहे हों? वो नमक हलाली करने वाले नहीं कर सकते। दूसरे जो होते हैं वो साधु के मुख से शब्द निकल नहीं सकते, लेकिन आप समझ तो रहे होंगे कौन ने लाया है। अब सोचो, ये नमक कानून सिर्फ मात्र उस समय आया था किसी दंश के रूप में और आपके संस्कारों के विध्वंस के रूप में। ये तो आप जानते हैं
और उसको तोड़ने के लिए आपने दांडी यात्राएं निकाली, जन्म सिद्ध अधिकार है ऐसा जान करके और नारा लगा करके आपने आंदोलन किए। अब आज कौन आंदोलन करेगा? क्योंकि आज भी आपके नमक से आपको वंचित किया गया है। महाराज कौन सा नमक? आप लोग नमक खाते हो? महाराज नमक ही का स्वाद तो जानते हैं, बाकी किसी भी वस्तु का ओरिजिनल टेस्ट तो हम जानते ही नहीं। बताओ किसका स्वाद जानते हो? कभी गेहूं का असली स्वाद आपने जाना? चने का जाना? तुअर का जाना? चावल का जाना? जानते ही नहीं। बरसों से खा रहे होगे सारे अनाज, सारे सब्जियां, सारे फल, लेकिन स्वाद तो तुम्हें नमक और मसालों का आता है। उसका असली स्वाद तो उन साधुओं को आता है जो नमक और मीठा छोड़ करके बैठे, और वो असली स्वाद जान करके उसमें रचते पचते नहीं, और जो रचते पचते हैं उसको उस वस्तु का असली स्वाद मालूम नहीं। कैसी विडंबना है अपने आप में। और जब ये विडंबना आपके जीवन में सर चढ़ के बोलती है तो आज़ाद भारत में भी गुलामी की दस्तक आपके दिमाग में होती है। तो अब बात चल रही है कि उस समय तो दांडी यात्रा निकली जब नमक कानून को तोड़ने की बात आई, लेकिन आज पता नहीं कौन से कानून बनाए बगैर आप उस दास्ता को झेल रहे हैं और उसी प्रकार का नमक खाने के लिए मजबूर हैं जो नमक हलालों ने नहीं, दूसरों ने आपके दिमाग पर थोपा है। महाराज दूसरा शब्द समझ तो सब रहे हैं, लेकिन मेरे मुख से निकलवाने का प्रयास ना करें। एक पहले रोग होता था घेंगा रोग, समझते? एक घेंगा रोग कैसा होता था? गले का रोग होता था। थायराइड भी आप बोल सकते हैं दूसरी भाषा में उसको। और क्वचित कदाचित कुछ लोगों में ये रोग पाया जाता था, और उस रोग को ठीक करने के लिए किस प्रकार का महारोग आपने अपने जीवन के साथ जोड़ लिया कि आयोडाइज नमक खाएंगे तो थायराइड से बच पाएंगे। अब हम आप ही लोगों से पूछना चाहते हैं, जब तक आप लोग आयोडाइज नमक नहीं खाते थे तब तक कितने % में थायराइड के मरीज थे? और जब से पूरी दुनिया आयोडाइज नमक खाने लग गई है, थायराइड के मरीजों की संख्या किस बेतरतीबी से बढ़ गई है। आप लोग सुन रहे हैं? हाइपोथायराइड हो चाहे हाइपर थायराइड हो, हाइपो में मोटापा बढ़ता है, हाइपर में दुबलापन बढ़ता है। ये मोटापा और दुबलापन तो अलग विषय है, वस्तुतः ये आयोडाइज नमक खाने से कहीं रोग बढ़ तो नहीं रहा। अभी आज सुबह सुबह किसी ने बताया जितना भी आयोडाइज नमक आप लोग खा रहे हैं फ्री फ्लो, उसमें 80 माइक्रोन्स की प्लास्टिक इंड्यूस की जा रही है या उसमें तैयार हो जाती है। आप सोचो कितना भी आपने सहेज करके बारिश के दिनों में नमक पीस के रखा हो, जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं तो उसमें मॉइस्चर आता है, वो जमने लग जाता है, चिपकने लग जाता है। अब ऐसा क्या नमक को आयोडाइज करने में कर दिया जाता कि खुली मॉइस्चर में भी वो जमने के लिए थोड़ा सा वक्त लेता है? तो तभी संभव है। आपने कभी देखा ना, मॉइस्चर से बचाने के लिए आप चीज़ों को किस में पैक करते हैं? पॉलीथीन में पैक करते हैं, प्लास्टिक में पैक करते हैं। इसीलिए अब पैक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके नमक में ही प्लास्टिक मिल कर के आ गया है। और कल के किसी ने बताया, कल दैनिक भास्कर में ये लेख छप करके आया हुआ है। क्योंकि अब हर चीज़ प्लास्टिक में है, तो चीज़ प्लास्टिक में है अलग बात है, चीज़ में प्लास्टिक है ये अब सामान्य बात है। 80 माइक्रोन तक का प्लास्टिक आपके फ्री फ्लो नमक में आ रहा है, जो कैंसर के लिए सबसे बड़ा उपहार बनता जा रहा है। अब कितने हद तक कैंसर की चीज़ें तुम्हारे साथ जखीरे के रूप में जुड़ चुकी हैं, और तुम उम्मीद करो कि हम कैंसर से बच जाएंगे। ये उम्मीद मात्र गुरुओं के आशीर्वाद से तो संभव है कि आप पूरी कर पाएंगे, लेकिन आपने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है कि आप कैंसर से बच पाएंगे। कितनी चीज़ें आ गई सोचो। एल्यूमिनियम कैंसर के लिए कारण,
रेफ्रिजरेटर कैंसर के लिए कारण, माइक्रोवेव ओवन कैंसर के लिए कारण, इंडक्शन कॉइल कैंसर के लिए कारण, पैक्ड बॉटल पानी कैंसर के लिए कारण, और अब तो नमक भी कैंसर के लिए कारण, और फ्राइंग पैन तो कैंसर के लिए कारण है ही। ये क्या सारी चीज़ें आपके घरों में नहीं हैं? आप एक से बचोगे, दूसरों से नहीं बच पाओगे। और हाँ, कुछ लोग हैं जो सबसे बचे हैं आज भी। और जब भी किसी व्यक्ति को आप प्रसिद्धि के मुकाम पर चढ़े हुए पाएंगे, आप देख लेना उसके जीवन में सादगी का कोई ना कोई सोपान भी आप पाएंगे। आप चंद लोगों के जीवन के वो आप जानते होंगे जिनको आप फेमस या सेलिब्रिटी के रूप में जानते हैं। वो फेमस इसलिए नहीं होगा कि उनके पास बहुत पैसा है। उस पैसे को पास होने के बावजूद भी उनको फेमस कराने में कारण उनका पैसा नहीं, कोई ना कोई उनके जीवन की एक विशेष त्याग और सादगी बनी है जो शायद आप नहीं पहचानते हैं। आप तो सिर्फ उनको पैसे वाला जानते हैं। तो 4 नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। बहुत सारे नाम तो आपके दिमाग में पहले से ऑलरेडी होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया जानते हैं, सारे न्यूज़पेपर्स में फेमस आप एक टाइम्स ऑफ इंडिया को जानते हैं। इसका जो एडिटर है वो उसको सुनते हैं जैन हैं। उनके घर में आज तक टेलीविज़न नहीं है। सुन रहे हो? महाराज मोबाइल तो होगा, आप तो हमारे घर से टेलीविज़न बाहर हो रहे हैं। जिस समय आपके घर में हर कमरे में टेलीविज़न होते थे, उस वक्त भी उनके घर में एक टेलीविज़न नहीं था। रिलायंस अंबानी परिवार आज भी इस घर में जब घर में भोजन बनता है तो मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनता है। हाँ, मिट्टी के बर्तनों में। कहाँ आप फ्राइंग पैन नहीं छोड़ पाते होंगे, और कहाँ माइक्रोवेव से नहीं बच पाते होंगे। मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनता है। किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारे घर के आसपास रहने वाले, किसी झोंपड़ी में रहने वाले किसी मजदूर की नहीं। उसके घर में भी हो सकता है बर्तन होंगे धातु के, लेकिन हम अंबानी के घर की बात कर रहे हैं। बिल गेट्स, जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, इन्होंने अपने घर में टेक्नोलॉजी को पाबंदी लगाने के लिए हर हद तक के प्रयास कर चुके हैं। जो दुनिया को इतनी बेतरतीबी से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके घर में 10 मिनट से ज़्यादा नेट यूज करने पर पाबंदी है अपने परिवार के लोगों के लिए। दिन भर में 10 मिनट से ज़्यादा नेट यूज नहीं करेंगे। सुन रहे हो? तुम लोग शायद उससे भी ज़्यादा अमीर हो, चक्रवर्ती के परिवार में पैदा हुए हो, जो 10 मिनट के लिए यदि नेट खत्म हो जाए तो तुम बेतरतीबी से हलाकान हो जाते हो। ये क्यों आखिरकार? क्यों आखिरकार इन लोगों ने इस सादगी का जीवन अपनाया? उन्हें नहीं मालूम था कि ये सादगी हम अपनाएंगे तो हम फेमस होंगे, लेकिन फेमस हुए तब हैं जब सादगी उनके जीवन में अपनाई जा रही है। आज तक किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि जोड़ने से यदि हुई हो तो बता दो एक आध नाम। प्रसिद्धि यदि हुई है तो त्यागने से हुई है, छोड़ने से हुई है। जिस भी पदवी को आप प्राप्त करके बैठे हैं, हाँ, पहले सामाजिक रूप से एक पदवी दी जाती थी, सिंघई की पदवी। बताओ, ये जोड़ने वालों को मिलती थी कि त्याग करने वालों को मिलती थी? और यदि जोड़ने से सिंघई पदवी मिलती हो तो आज पूरी समाज जोड़ के बैठी, सब सिंघई बन जाएं। और जो सिंघई बने हैं उनको भी जोड़ने से मिली है नहीं, उन्होंने अपने पूर्वजों के त्याग को बहुमान के रूप में, गौरव के रूप में जाना है, तब जाके उन गौरव को अपने साथ जोड़ के रखते हैं, तो वो भी सिंघई कहलाते हैं। कोई भी हो, कोई भी पदवी हो, सिंघई हो, मोदी हो, चौधरी हो, कोई भी हो, शराब कुछ भी हो, त्यागने से बने हैं। और ये तो तुम्हारी लौकिक पदवियां हैं। परमार्थ की पदवी पंच परमेष्टि के रूप में मिलती है तो वो भी त्यागने से मिलती है, जोड़ने से उनको भी नहीं मिलती। प्रसिद्धि पाना चाहते हो, पद पाना चाहते हो, प्रतिष्ठा पाना चाहते हो, जोड़ने से मिली होती तो किसको नहीं मिलता? कौन नहीं चाहता? जोड़ना सिर्फ तुम्हें आता है ऐसा नहीं। एक बार बीच में बात याद आ गई, कई बार मैंने इसको जिक्र किया है, लेकिन प्रासंगिक इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। शिवाजी, आपने नाम सुना है? और शिवाजी अपने प्रजा को संतान के समान सेवा करने में फख्र महसूस करते थे। और मेरे राज्य में कोई भी भूखा ना सोए, इसके लिए हर संभव प्रयास करते थे। और किसी को भूखा ना सोना पड़े,
उसके घर में अनाज का तो कम से कम भंडार हो, धन का हो या ना हो, इसकी व्यवस्था भी करते थे। और इस व्यवस्था करने में उनको बहुत सुकून होता था। लेकिन जब कुछ हम करके हैं और सुकून हो, लेकिन उस सुकून के उद्देश्य को हम भूल जाएं, तो कई बार वो आपके अभिमान के लिए भी कारण बन जाता है। धीरे धीरे उनको अभिमान सताने लगा कि देखो, मेरे रहने से मेरी पीढ़ी प्रजा अब भूखा नहीं सोती है, सबको पेट भर भोजन मिलता है। और इस अभिमान को स्वयं शिवाजी नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन उनके गुरु ने पकड़ लिया कि मेरा शिष्य, मेरा चेला गलत राह पर है। सुन रहे हैं आप लोग? बीच बीच में इसलिए पूछते रहते हैं क्योंकि आपकी आंखें तो खुली रहती हैं, लेकिन मन खुला रहे इसलिए पूछना भी आवश्यक होता है। अभी मन खोलने की बात कर रहे हैं, दिल खोलने वाले तो पहले ही संकल्प पत्र भर चुके हैं। मतलब दिल में और मन में अंतर होता है क्या? हाँ, यहाँ पर आप मन से सोचते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब आप सुनने के बाद प्रयोग करते हैं तो आप दिल से करते हैं। तो शिवाजी को अभिमान होने लगा कि देखो, मेरे राज्य में सब मेरे किए हुए प्रस्तुतियों से आज चैन की नींद सो पा रहे हैं। इस बात को उनके जो गुरु थे सुखदेव जान गए कि चेला गलत राय पर है। चेले को यदि अपनी गलती पकड़ में आ जाए तो गुरु की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन गुरु भी किसी की गलती को जानबूझ करके बताएं तो बहुत ही कम समय ऐसे आते हैं जानबूझ के बताना पड़ता है। 1-2 दिन, 2-4 दिन, 1-2 महीने तो वो सबको समझते रहते हैं, और शिष्य बार बार गलती करते रहते, भक्त बार बार गलती करते रहते, लेकिन जल्दी बताते नहीं। लेकिन जब उस भक्त को गलती करने की आदत हो जाए और वो उस गलती को ही अपना विशेष गुण मानने लग जाए, तब जाकर के मजबूरन गुरु को भी बताना पड़ता है कि तुम गलत राय पर हो। तो ऐसे हुआ, सुखदेव को समझ में आ गया कि इसको अब बताना पड़ेगा कि बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। काम तो अच्छा कर रहा है लेकिन उद्देश्य गलत ले बैठा है। इसको इसने प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा का जरिया मान रखा है कि मैं सबको भोजन दे के सुलाता हूँ। एक बार गुरु कहते हैं, शिवा अपन चलो थोड़ा सा सैर करने चलते हैं। ठीक है, गुरु के साथ सैर करने का मौका मिले तो कौन चेला छोड़ेगा। गुरु के साथ विहार करने का मौका मिले तो कौन चेला छोड़ेगा, और गुरु के साथ तीर्थ यात्रा करने का मौका मिले तो कौन चेला छेड़ेगा। ये आज के चेलों की बात नहीं कर रहे, हम पुराने चेलों की बात कर रहे हैं। आप गलत मत समझ लेना, क्योंकि आपके बारे में ऐसा कहना अच्छा नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।